चलिए, तो यहाँ से हमने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप लोग फिर से देखिए, तो हम लोग इस क्लास के अंदर करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको पता होना चाहिए कि क्यों इसको हम लोग इतना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है। पहले कुछ बेसिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ताकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बिल्कुल छूकर भी नहीं देखा है, तो उनका थोड़ा बेसिक हम लोग क्लियर करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक पर मूव करेंगे। ओके, यहाँ से गिनती के हमारे पास 5-7 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको क्लास में आनी चाहिए, आज क्लास जो पढ़ेंगे उसको हम लोग कवर करवा देते हैं। एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन, एक होता है हमारे पास रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। देखो, इनकी जो डेफिनेशन है ये 4 प्रकार की हो सकती है। हम लोगों को कौन कौन सी याद करनी है वो समझना है। अगर आपसे कोई बोले कि ऑक्सीडेशन करो, इसका मतलब है कि आप लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का बताएंगे कि गेन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होता है। रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की टर्म में आपको बताना है, तो इस तरीके से आप लोग डेफिनेशन बताओगे। अच्छा, हाइड्रोजन की टर्म में आपको बताना है, तो आप लोग कैसे बताओगे? तो आप लोग लिखोगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जहां पर हाइड्रोजन का नुकसान हो जाए उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जहां पर गेन हो जाए उसे बोलते हैं रिडक्शन। आई बात समझ में? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से हम लोग इसे लिखते हैं। यहां पर भी सेम वही कहानी है कि जहां पर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है उसे बोलेंगे रिडक्शन, जहां पर लॉस हो रहा है उसके बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करें तो भाई साहब जीतता ये है। इलेक्ट्रॉन का गेन कहाँ पे होता है? रिडक्शन के अंदर। रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे भी हमारे पास एक केस होता है जो कि हमको इस तरीके से दिखता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2+ था, यहाँ से प्लस खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। कैसे समझे हम लोग? क्योंकि यहाँ पर 2+ का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर प्लस कब आता है? किसी भी हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर प्लस तब आता है जब सामने वाले से किसी ने इलेक्ट्रॉन चुरा लिए हो। इससे किसी ने पहले से 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे होंगे, तभी तो इसके पास क्या आया, प्लस आया। अब अगर आप इसे इसमें कन्वर्ट कर देते हो वापस सॉलिड स्टेट में, तो आप क्या बोलोगे कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किए होंगे, तब जाके ये यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर रिडक्शन को बोलते हैं। बस ये बात यहाँ पे हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं जहां पर हमारे पास डिक्रीज हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास है, ये नंबर है हमारे पास, ये क्या हो गया, +2 से हमारे पास 0 हो गया। तो ये भी होता है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है स्टार्टिंग की 1 2 3। 1 2 3 ये भी कर लिया तो इतना काफी है। इसको अगर आप लोग स्किप भी कर देते हो अभी थोड़ी देर के लिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए, ये था थोड़ा सा बेसिक जो कि आपको क्लियर करवाना था। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी पहले से, तो निराश होने वाली बात नहीं है, अब आपको पता हो जानी चाहिए। अगर आपको पहले से ये चीज़ पता थी तो बहुत अच्छी बात है। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए ये हमने पढ़ाया था, ताकि जो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा वीक, उनके ये जो बेसिक्स होते हैं, जो क्लास 9 10 के होते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। 5 5 नंबर के क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे, ताकि ये जो हमारे पास चैप्टर है, इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे कि बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज करेंगे, और 5 5 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ओके, 5 5 नंबर के क्वेश्चन देखने वाले। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर में आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर कि डेनियल सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो अगर आपसे वो बोल दें कि डायग्राम बनाओ, साथ में उसकी वर्किंग लिखो, तो आपको किस तरीके से लिखना है वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, इसी डायग्राम के ऊपर आपको स्केच करके बता देंगे। बाकी एक बार एक काम करेंगे, ये डायग्राम हमारा जब यहीं पर कवर हो जाएगा, इसके बाद एक और बार आपको स्टार्टिंग से बताएंगे, तो 2 बार हमारा यहीं कहीं रिवीजन हो जाएगा। ओके, बाकी जिन लोगों ने पहले से इसे पढ़ रखा है उनका तो बस रिवीजन ही रिवीजन है। ओके, यही रिवीजन होता है। कुछ स्टूडेंट हमसे बोलते हैं कि रिवीजन क्लास कब लोगे, ये भी तो एक तरीके से रिवीजन ही चल रहा है। आई बात समझ में? ये भी रिवीजन ही है। ऐसे स्टूडेंट के लिए रिवीजन है जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है। मान लीजिए हमने 2 कंटेनर यूज कर लिए, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये। एक कंटेनर में हमने डाला ZnSO4, एक कंटेनर में हमने डाला CuSO4। स्टार्टिंग से फिर से सुन लो क्या हुआ। हमने 2 कंटेनर यूज किए। पहले कंटेनर के अंदर हमने डाला ZnSO4, दूसरे कंटेनर के अंदर हमने डाला CuSO4। क्या इतनी चीज हमें क्लियर हो रही है? हो रही है। अब जिस मेटल का आपने
जिस मेटल का आपने यहाँ पर सॉल्यूशन डाला है, यहाँ पर आपने जिंक यूज किया है, तो आप लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज करोगे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या होती है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, यहां पर भी आप लोग जिंक लोगे और यहां पर आपने क्या लिखा है, CuSO4 लिखा है, तो यहां पर मेटल हमारे पास क्या है, Cu है। तो ये जो हमारे पास होगी, ये हमारे पास होगी कॉपर। कॉपर की हमारे पास आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रोड होगी। तो इतनी बात हमें समझ में आई, ये जिंक है हमारे पास, ये कॉपर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक वायर लेंगे, यहां से एक वायर लेंगे, इस तरीके से जो हमारे पास पूरा वायर होगा इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, और बीच में हम लोग लगा देंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अब आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहां पर कोई भी बैटरी या फिर सेल हमने कनेक्ट नहीं किया है एक्सटर्नली, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा। यहां पर करंट जनरेट होगा, मतलब हम लोग सिर्फ रिएक्शन करवा रहे हैं, और रिएक्शन करवाने से हमारे पास करंट जनरेट होगा। कितनी बड़ी बात है, सोचो, सिर्फ आप रिएक्शन करवा रहे हो, आपको करंट देखने को मिलता है। तो ये जो चीजें हैं ये यहां से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, किससे होगी, केमिकल जो एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जो होगी हमारे पास, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास होने वाला है। तो अगर आप लोग डायग्राम भी बनाते हो तो आपको यहां से 5 में से 2 नंबर फ्री के मिल जाते हैं, बस डायग्राम के। अभी तो और सुनो, अभी तो और चीजें हमारे पास है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर हम लोग लगाएंगे नेगेटिव, यहां पे आएगा नेगेटिव, इसको बोलते हैं एनोड। यहां पर जो होगा ये होगा पॉजिटिव, यहां पर हम लोग लिखेंगे कैथोड। ये जो है ये कैसे आया ये हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी आप लोग याद रख लो कि यहां पर जो लेफ्ट साइड होता है वहां पर हम लोग नेगेटिव लगाते हैं, यहां पर पॉजिटिव लगाते हैं। इसको याद करने का एक तरीका होता है, कुछ लोग इसको इस तरीके से बताते हैं, LOAN, जो कि बहुत सही है याद करने में। LON, लोन। लोन, लोन से आप लोग याद कर सकते हो कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। साथ में जो हमारे पास एनोड होगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, ये इस तरीके से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो कि लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, और जो हमारा एनोड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये अगर एनोड है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कैथोड हो जाएगा। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। अब हमारे पास जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत हमें कौन दे रहा है, जरा ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। तो दिक्कत हमारे पास जो चीज दे रही है वो है हमारे पास ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज से हमें दिक्कत आ रही है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है तो उन्हें बता दें कि टॉपिक हमारे पास चल रहा है डेनियल सेल, या फिर इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है इसका। हम वो बताते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में कंटेनर होता है, इसके अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ये जो होती है ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, क्योंकि हमने यहाँ पर जिंक ले रखा है तो जिंक यहाँ पर लेंगे हम लोग, यहाँ पर कॉपर ले रखा है तो यहाँ पर कॉपर ले लेंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है ये क्या काम करेगा, ये आपको समझ में आएगा तब आप जब इसकी वर्किंग पढ़ोगे, तब आपको इसका फील आएगा। एक्चुअल जो फील होना चाहिए इस चीज का वो तब आपको आएगा जब आप इसे समझोगे, अंदर से आप लोग समझोगे इसे। तो एक काम करते हैं, अब इसकी वर्किंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस देखते जाइए। प्रॉब्लम हमारे साथ एक तो ये भी है कि बाकी स्टूडेंट थोड़ा सा लेट आते हैं, तो उन्हें एडमिट करना बार बार इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर ध्यान देंगे, इस तरीके से कर देते हैं। बाकी अब आप अपना जो मोबाइल है उसमें जूम कर सकते हैं आप लोग, आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस चीज़ को। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, देखेंगे आप लोग सभी यहाँ पर होगा क्या। यहाँ पर हमारे पास जिंक है, ठीक है, जिंक जो है, यहाँ पर हमारे पास ZnSO4 है। तो जो ZnSO4 होता है ये सॉल्यूशन के अंदर है। इसका मतलब क्या है, यही हमारे पास सॉल्यूशन है, ZnSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है। तो एक्चुअल में जब ये सॉल्यूशन के अंदर होता है या फिर इसी का सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं, तो ये इस फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप लोग लिख सकते हो Zn2+, और साथ में यहाँ पर क्या लिखोगे, SO4 2-। इसी तरीके से यहाँ पर कर दो कॉपर 2+, यहाँ पर आप लोग लिख दो SO4 2-। इस प्रकार से अरबों करोड़ों यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास, इस प्रकार के आयंस होंगे यहाँ पर। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। यहाँ पर हमारे पास आयंस इस प्रकार से होंगे। अब ये जो जिंक होगा ये धीरे धीरे करके यहाँ पर टूटने लगेगा, यहाँ से ये आप जो बोलते हैं ना अपनी देशी भाषा में, गलने लगेगा ये। तो ये हमारी जो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होगी धीरे धीरे गल जाएगी, गलने लगेगी। इसका मतलब है इसका जो साइज होगा वो कम होता जाएगा, ये इसमें धीरे धीरे करके घुलने लगेगी, घुलनशील हो जाएगी ये चीज यहाँ पे होती है।
अब देखिए आप लोग, तो जिंक जो होगा एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जिंक यहाँ से टूटता हुआ यहाँ पर अंदर जाने लगेगा। ठीक है, जिंक जो होता है प्लस के फॉर्म में जाता है, 2+ आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ से अगर ये 2+ के फॉर्म में नीचे टूटेगा, तो यहां से अगर 2+ के फॉर्म में नीचे टूटेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, तभी तो ये मेटल नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन हमारे ऊपर जाएंगे। ये यहां पर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब जो जिंक होता है उसकी 2 वैलेंसी होती है, तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना देते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन भैया यहां से इधर चले गए, बाकी जो हमारा जिंक था वो नीचे गिर गया। ये हम लोग यहां पर बताते हैं। सिंपल सी भाषा में एक बार फिर बता देते हैं, जो जिंक है हमारे पास, ये जिंक क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो जिंक क्या होगा, जिंक 2+ के फॉर्म में टूटेगा, सॉल्यूशन के अंदर घुसेगा, और सॉल्यूशन के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट है, Zn2+ पहले से प्रेजेंट है, साथ में SO4 भी, SO4 2- भी प्रेजेंट है। ये आपको हमने यहीं पर बता दिया था। तो जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मूव कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी Zn2+, यहां पर भी Zn2+, तो ये तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। आई बात समझ में? तो हाँ, स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टार्टिंग में तो ये गलता जाएगा गलता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके यहाँ से इसका जो साइज होगा वो छोटा होता जाएगा, पतला होता जाएगा ये। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि भैया अंदर कितने हो जाएंगे, Zn2+ बहुत सारे हो जाएंगे, Zn2+ बहुत सारे हो जाएंगे, जो कि आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। वैसे हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे थे कॉपर के पास, तो इसके अंदर क्या था, जरा फिर से बताओ। तो यहाँ पर था हमारे पास Cu2+ और यहाँ पर था SO4 2-। तो ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास Cu2+ है, इसको देखिए जरा, Cu2+ जो है, ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ताकि हम किस में कन्वर्ट हो जाएं, Cu में कन्वर्ट हो जाएं। यही आपको बताया था हमने स्टार्टिंग में जब क्लास को स्टार्ट किया था कि ये हमारे पास बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। तो यही चीज यहाँ पे होती है। तो इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए, और ये हमें क्या बोल रहा है, Cu2+। ये जो Cu2+ होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो Cu2+ होगा इनसे जुड़ जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन से जाके जुड़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये वाली जो इलेक्ट्रोड होगी इसका साइज धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, इस पे ये जो Cu2+ है वो आके चिपकता जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर चिपकता जाएगा। तो इसका जो साइज होगा धीरे धीरे करके डिक्रीज होता जाएगा, और इसका जो साइज होगा वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पे होता है। ठीक है, ये मोटी होती जाएगी, ये जो होगी ये पतली होती जाएगी, ये यहाँ पे होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि अगर यहाँ से Cu2, यहाँ पर Cu2+ भी है, साथ में SO4 2- भी है, बहुत सारे। तो धीरे धीरे करके Cu2+ जो होंगे जितने भी इसके अंदर, वो तो यहाँ चिपक जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर क्या बचेगा, सॉल्यूशन के अंदर बचेगा SO4 2-। सब दूर SO4 2- बच जाएगा। तो यहाँ पर भी रिपल्शन होगा, यहाँ पर भी बार बार रिपल करेंगे ये दोनों की, नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन। तो यहाँ पर भी जंग छिड़ी हुई है Zn2+ के बीच में, यहाँ पर भी जंग छिड़ी हुई है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव के बीच में। तो इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट होता है हमारे पास, सॉल्ट ब्रिज। आप चाहें तो NaCl भी यूज कर सकते हैं, NaCl भी हमारे पास सॉल्ट होता है, KCl भी हमारे पास सॉल्ट होता है। ओके, जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर से जो K होगा, K जो होगा, K जाएगा इस साइड, K+ जाएगा इस साइड, और Cl- जो होगा वो जाएगा इस साइड। तो इससे क्या होगा, यहां पर जो प्लस की जो डेंसिटी जो बढ़ चुकी थी उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। उसी तरीके से यहां पर जो K+ है, ये क्या करेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी बढ़ रही थी इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब आपके लिए डायग्राम पूरा तैयार हो चुका है। सारी जो चीजें थी वो सारी हमने बता दी है, और जितना शॉर्ट हो सकता था, जितने अच्छे से हो सकता था, सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। ये होता है हमारे पास डायग्राम। अगर डायग्राम समझ में आ गया है तो आपके लिए कहानी बहुत सिंपल है। अब आपको बताएंगे किस तरीके से आप लोग इसकी वर्किंग लिख सकते हो, और कैसे करके आप लोग 5 में से 5 नंबर यहां से ला सकते हो। चलिए, तो अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप बता सकते हैं, कुछ सजेशन आपको देना है तो दे सकते हैं यहाँ पर। सर बताइए। सर ये Cu उधर क्यों जाएगा जब वो कॉपर पे चिपक रहा था, मतलब कॉपर की रोड पे? सीयू उधर क्यों जाएगा, ये आप पूछना चाहते हैं? सीयू उधर ही है तो उधर ही जाएगा, वो इधर है ही नहीं वो। अरे सुनो ना, यहाँ पर देखो, ये जो Cu है हमारे पास, Cu तो यहाँ पर है, Cu2+ यहाँ पर है। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, ये होगा यहाँ पर, Cu2+ इसके अंदर है, Cu2+ होगा इसके अंदर, Cu2+ होगा इसके अंदर। एक और चीज होगी SO4 2-, ये भी होगा इसके अंदर। सारे इसके ऊपर चिपकेंगे, यहाँ पर जाके यहाँ पर जाके यहाँ पर जाके, ऐसा होगा।
चलिए एक काम करते हैं, इसको एक बार अच्छे से समझा देते हैं। मतलब अच्छे से समझा रखा है वैसे तो 70 to 80% आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, लेकिन एक जो छोटा सा डाउट आपके पास बचा होगा वो होगा लिखने का तरीका और साथ में रिएक्शंस। तो उसको आपको यहाँ पर समझा देते हैं। इस बार हम लोग बड़े बड़े कंटेनर लेते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकें। चलिए तो ये हमने इलेक्ट्रोड ले ली। देखो यार हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या करें, आपको दो दो बार चीज़ समझा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है 5 नंबर का है। ओके, अगर कुछ यहाँ से इस चैप्टर से अगर हमारा कुछ रह भी जाएगा इस क्लास के अंदर, तो हम लोग कल सुबह वाली जो क्लास रहेगी उसमें कवर कर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर टाइम दे रहे हैं। आज हमने सोच रखा था कि फटाफट से ये जो चैप्टर होगा इसको फिनिश कर देंगे, लेकिन जब हमने देखा कि यार स्टूडेंट के लिए एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हमने सोचा चलो इसको टाइम लेके ही समझा देंगे, भले ही हमें कल सुबह वाली क्लास में थोड़ा सा और टाइम इसमें देना पड़े, दे देंगे, क्या करें अब। ये हमारे पास है जिंक, ये हमारे पास है कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, ZnSO4 का सॉल्यूशन लेंगे, ZnSO4 का सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या लेंगे, CuSO4 का सॉल्यूशन। ये तो याद करते चलो हमारे साथ साथ, आप लोग इतना तो कर सकते हो। तो अब ये जो है ZnSO4, ये इस तरीके से हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारे पास इस प्रकार से एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कैसे एग्जिस्ट करता है वो आप लोग देखिए। बाकी ऐसे स्टूडेंट जो कि टाइम पर आज तक नहीं आए हैं, उन्हें तो अब कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है, छोड़ो, उनसे क्या ही बात करें हम। यहाँ पर देखिए ZnSO4 जो होगा हमारे पास, ये कुछ इस प्रकार से टूटता जाएगा। ZnSO4 जो होगा हमारे पास इस तरीके से, Zn2+ और SO4 2-, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, Zn2+ और SO4 2-। इसी तरीके से Zn2+ एंड SO4 2-, इस तरीके से टूटेगा। यहाँ पर जो होगा इसको भी तोड़ लो, Cu2+ SO4 2-, Cu2+ SO4 2-। अब जितने बनाना चाहो उतने बना दो, क्योंकि खत्म, आज की हमारी क्लास खत्म नहीं होगी, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इसको बनाते बनाते, इतने सारे होते हैं यहाँ पर। तो इतना काफी है। तो धीरे धीरे करके जो जिंक होगा ये भी अंदर आता जाएगा, टूटता जाएगा। तो जो जिंक होगा, जिंक 2+ में टूटेगा। तो अगर ये 2+ में हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दे दिए होंगे, ऊपर दे दिए होंगे। अच्छा ये ऊपर काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर एक तरीके काम करते हैं, यहाँ से इसका इससे ले लेते हैं, इससे बना देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, जो कि यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये क्या होंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए हैं हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं इस तरीके से। कहाँ से आए हैं, यहाँ से आ रहे हैं ये लोग, यहाँ से आए हमारे पास। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इससे कौन जाके चिपकेगा, ये जो हमारे पास होगा Cu2+, ये इससे जाके चिपक जाएगा। इस वजह से ये यहाँ पर आके चिपक जाएगा इस तरीके से। तो धीरे धीरे करके ये धीरे धीरे करके सारे यहाँ पर चिपकने लगेंगे। यहाँ से जो हमारे पास Zn2+ है, Zn2+ है, Zn2+ है, Zn2+ है, यहाँ पर धीरे धीरे करके डेंसिटी किसकी बढ़ती जाएगी, Zn2+ की बढ़ती जाएगी। इसका मतलब हमें समझ में आया कि इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज। इस तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी वो सॉल्यूशन के अंदर बढ़ रही है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, इसको सिंबल अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास एनोड होता है जो कि नेगेटिव होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमें दे रहा है, तो इसको बोलेंगे एनोड, इसको बोलेंगे हम लोग कैथोड, ठीक है, ये चीज हमारे पास होती है। तो अगर इसको हमें खत्म करना है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव बचा, Cu तो हमारे पास सब चिपक गए यहाँ पर जाके। तो हमें क्या करना है, इधर इसमें और इसमें न्यूट्रलिटी, ये वर्ड आप लोग याद करना, न्यूट्रलिटी हमारे पास मेंटेन होनी चाहिए। इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। ब्रिज जो होता है हमारे पास, यू शेप की ट्यूब होती है हमारे पास, इस तरीके से। इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, हमारे पास सॉल्ट भरा हुआ होता है। सॉल्ट को आप चाहें तो NaCl लिख लें या फिर KCl लिख लें, क्योंकि दोनों ही सॉल्ट होते हैं। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है उधर पॉजिटिव को पहुंचा दो, जिधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उधर नेगेटिव को पहुंचा दो, और ये हमारे पास वर्किंग खत्म होती है। और इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब आपको दो जो हमारे पास रिएक्शंस होती है वो आपको बता देते हैं फटाफट फटाफट। देखिए सबसे पहले तो क्या देखा आपने, जो जिंक होता है वो क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था हमारे पास, Zn2+ में, और साथ में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहा था। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा लीजिए। तो इससे हम लोग बोलेंगे कि ये कहाँ पर हो रहा है, एट एनोड, एट एनोड, एनोड के ऊपर ये हो रहा है। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है जरा देखो, कैथोड के ऊपर ये हो रहा है कि जो हमारे पास Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो रहा है एनोड के ऊपर, ये हो रहा है कैथोड के ऊपर। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है।
इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि रिडक्शन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ये क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था, अगर याद हो आपको तो। चलिए तो फिर से यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके से हमारे पास कहानी रहेगी। बताओ, अब इतना समय हमने इसमें दे दिया है तो अब आपको समझ में आना चाहिए। चलिए तो इस तरीके से हमारा ये फिनिश होता है। बाकी अब आपके लिए थ्योरी ये रहेगी, अब अपने हिसाब से भी आप लोग वर्किंग लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें हैं, अगर ये पढ़ के सुनाएंगे आपको तो बहुत समय यहाँ पर हो जाएगा। बाकी देखो, ये रिएक्शन हमने लिख रखी है, यहाँ पर ये रिएक्शन, यहाँ पर ये रिएक्शन। और इस तरीके से अगर आपको एक ही स्टेप में लिखनी है, सेल को आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पास Zn जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो हमने दो डंडी बना रखी है इस तरीके से, आप लोग जूम करके देख लीजिए। एक काम करते हैं, हम ही जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो दो डंडी हमने इस तरीके से बना रखी सीधी, इसका मतलब होता है कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को। तो ये जो हमारे था 5 नंबर का क्वेश्चन, ये होता है कवर। अब एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपने डायग्राम सही से बनाया है, रिएक्शन लिख दी है, तो आपके 4 नंबर कन्फर्म है। 1 नंबर जो होता है वो थ्योरी का होता है, थ्योरी आप लोग अच्छे से लिख देना। ये गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर में क्या लगाना है? यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, आप चाहें तो गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। देखो, हमारा मकसद ये है कि हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर सच में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो करंट के लिए आप लोग गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो, वोल्टेज आएगा तो करंट भी आएगा। आई बात समझ में? बिना वोल्टेज के करंट नहीं आ सकता, करंट के बिना वोल्टेज नहीं आ सकता। तो आपको जो लगाना है वो लगा सकते हो, इसमें नंबर आपके कोई नहीं काटेगा। आई बात समझ में? गैल्वेनोमीटर करंट को बताएगा, ये वोल्टेज को बताएगा। वोल्टेज आ गया, इससे भी हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर करंट जनरेट हुआ है। करंट से समझ जाएंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आ गया है। तो जो आपको लगाना वो लगा दो, इसके नंबर थोड़ी ना अमीटर काटेंगे। भी सर ये लगा की लगाना भी इम्पोर्टेंट, और क्या बताएं, बताओ। अमीटर भी लगा सकते की लगाना सर इम्पोर्टेंट। ई कहाँ लिखा हुआ है, बताओ। सर परीक्षा बोर्ड में डायग्राम में। अरे की बता रहे हो, की चुटकी। ये जो चुटकी आप लोग लगाते हो, चुटकी लगा दो यहाँ पर इस तरीके से। चुटकी का काम क्या होता है, बंद करना चालू करना। अब इसमें भी आपको डाउट है तो इसका मतलब है आपने फिजिक्स थोड़ी सी पढ़ी नहीं है। अरे की का मतलब क्या होता है, चुटकी तो होती है घर में, जैसे बंद चालू करने के लिए हम लोग बटन यूज करते हैं, वही होती है की हमारे पास। तो की लिखना चाहो तो की बना दो। ये डाउट अगर आप पूछेंगे तो फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात है, हम फिर आपके माइक ऑफ करने पड़ेंगे। सर इक्वेशन बैलेंस। अरे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कर सकते हो ना, यहाँ पर 2 लगा दो, इतनी सी बात है, समझते नहीं हो आप। यहाँ पर 2 लगा दो, ये हो जाएगी इक्वेशन बैलेंस। देखो, हम चाहते हैं यार कि आपका जो समय है ये आपके लिए हम करते हैं, सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के डाउट पूछेंगे कि इक्वेशन कैसे बैलेंस करें, हमसे नहीं हो पाएगी, हमारे नंबर कट जाएंगे, तो फिर क्या ही करें बताओ। हमारे 2 टॉपिक भी कवर नहीं हो पाएंगे, नहीं तो 1 घंटे के अंदर अंदर ऐसे करेंगे तो हम लोग आधा घंटा तो खत्म हो गया, एक सवाल ही हमसे फिनिश हुआ। और बात कर रहे थे हम लोग 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, हो गया चैप्टर खत्म अगर इस तरीके से चले तो हम लोग। तो आप भी थोड़ा सपोर्टिव रहो, जब आपको लगे कि यार ये चीज़ हम लोग अपने थोड़ा सा हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट डाल देंगे तो काफ़ी है। 70% हमको समझना है आज की क्लास में, बाकी 30% हम लोग खुद की तरफ से अगर कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। नहीं तो फिर कल आप लोग बोलोगे कि हमें तो समझ में नहीं आया, हमें तो टॉपिक ये रह गया वो रह गया। थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालो यार आप लोग, हो जाएगा। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है एस। अब एस करवाने से पहले थोड़े से बेसिक और हमारे क्लियर होने चाहिए, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। देखिए, फटाफट से करवा देते हैं आपके जो बेसिक्स हैं। हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें हमारे पास वर्ड आया है यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या चीज है, आपने अभी देखा। मान लीजिए आपने इस तरीके से अपनी इलेक्ट्रोड बना दी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जिंक की इलेक्ट्रोड है, यहां पर आपने क्या ले रखा है, Zn2+ आपने सॉल्यूशन के अंदर ले रखा है। तो अब इसके बीच में ये जो मेटल है इसके बीच में, साथ में ये जो आयन है इसका, इसके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा, जो पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप लोग क्या बोलोगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल and its ion present in the solution, this is called electrode potential। ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मेटल का आयन है और ये मेटल का इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके आगे हम लोग वर्ड लगा देते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब हमारे पास 3 कंडीशन होती है। जैसे मान लो आप ही हो, हम आपको बोले कि भैया ये स्टूडेंट बहुत स्टैंडर्ड रहता है,
ये जो है ये काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट है। तो सिंसियर वर्ड यूज़ करने से या फिर ऐसा कुछ वर्ड हम लोग यूज़ कर देते हैं जो कि अलग ही पहचान बता देता है स्टूडेंट की। इसका मतलब है सामने वाला अच्छे से पढ़ाई करता होगा। अगर मान लो हमने किसी को बोल दिया कि ये स्टूडेंट बहुत सिंसियर है, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करता है, अगर ये 2 वर्ड हमने यूज़ कर दिए तो आप लोगों के मन में बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं, टर्म्स होती है, वो क्लियर हो गई होगी कि ये जो स्टूडेंट होगा, अगर ये सिंसियर स्टूडेंट है इसका मतलब पढ़ाई अच्छे से करता होगा, क्लास में अच्छे से आता होगा, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करता होगा, साथ में आप लोग ये भी बोल सकते हो घर वालों की रिस्पेक्ट करता होगा। ये चीज़ें होती है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर हम लोग जो पोटेंशियल निकालने वाले हैं उसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी या फिर मोलारिटी जो रहेगी वो रहेगी 1 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन और मोलारिटी दोनों एक ही चीज होती है, इसका मतलब है 1 मोल पर लीटर हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन होगी या फिर मोलारिटी आप लोग बोल सकते हो। प्रेशर जो होगा वो 1 एटीएम बार का होगा। टेम्परेचर जो होगा वो होगा 298 केल्विन का। ओके, ये हमारे पास 3 बातें इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपके पास समय हो तो ये चीजें पढ़ लेना, बाकी इतना काफी है अभी के लिए। इतने में आपका काम हो जाएगा। 3 चीज हमारे पास हो गई, मोलारिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। प्रेशर हमारे पास 1 एटीएम बार का होना चाहिए और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 298 केल्विन, या फिर इसको बोल सकते हो आप लोग रूम टेम्परेचर, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास होता है और अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जो भी आपने पहले देखा उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा ये ईजी है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE इसको बोलते हैं, शी, SHE शी इसको बोलते हैं। तो आपको समझाते हैं ये। सबसे पहले तो ये कंटेनर देखिए, कंटेनर के अंदर हमने कुछ सॉल्यूशन डाल रखा है। अभी उसको समझाएंगे सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा। यहां पर अगर हम लोग फोकस करें तो हमारे पास 2 प्रकार के ट्यूब है, जरा देखिए, एक तो बाहरी ट्यूब, एक अंदर भी एक छोटा सा ट्यूब लगा हुआ है। तो एक ट्यूब तो बाहर है, एक ट्यूब अंदर है। ये हमारे पास 2 ट्यूब यहां पर बनेंगे। ठीक है, 2 ट्यूब आपको दिख रहे होंगे, एक अंदर का ट्यूब है, एक बाहर का ट्यूब है। अच्छा, एक और चीज देखो जरा, अंदर वाला जो ट्यूब है उसके अंदर एक वायर हमने फिक्स कर रखा है। क्या लगा रखा है, एक वायर लगा रखा है, दिख रहा होगा आप सभी को, ये वायर, यहां से वायर लगा रखा है और ऊपर हमने उसका कनेक्शन कुछ कर दिया होगा। तो एक वायर जो है वो अंदर वाले ट्यूब में है, बाहर वाला ट्यूब तो क्या कर रहा है, बस उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं। अब देखो, जो बाहर वाला ट्यूब है, आउटर ट्यूब हमारे पास है, उसमें हमने छोटा सा होल कर रखा है, छेद कर रखा है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। अब जो अंदर वाला ट्यूब है, अंदर वाला जो ट्यूब है हमारे पास, उसमें जो कि वायर लगा हुआ था, उसी वायर को हमने क्या किया, इस प्रकार की एक जो हमारे पास छन्नी होती है, जैसे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखी थी, उसी प्रकार की यहाँ पर छन्नी होगी। तो छन्नी इसको उसके नीचे हमने वायर से लटका रखी है, ये हमने कर रखा है। आई बात समझ में? जरा डायग्राम को फिर से देख लीजिए। अब आपको बताएंगे किस तरीके से बनाना है, अभी तो बस देख लो, निहार लो इस डायग्राम को एक बार। ये चीज होगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो छन्नी है, छन्नी में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, या फिर आप लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये यहाँ पर होगा। अब रिएक्शन की बारी आती है, किस तरीके से हमें देखना है। इसको आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में बनाना होगा बाद में, अभी बताएंगे किस तरीके से आपको करना है। अब आपको समझाते चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर आपने होल देखा था इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपनी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि नाम इस टॉपिक का है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऐसी चीज उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस को पास करना रहेगा। चलो भैया, हमने मान लो पास कर दी यहाँ से। अब आगे क्या, अब आपको जो पास करनी है वो 1 एटीएम बार के प्रेशर पे करनी है। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि यहाँ पर हमें प्रेशर कितना लगाना रहेगा, 1 एटीएम का। यहाँ पर हमारे पास मोलारिटी जो रहेगी वो 1 मोलार रहेगी। साथ में जो टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन करेंगे वो कितना करेंगे, 298 केल्विन, या फिर आप लोग बोल सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये भी नहीं बोलना है तो आप लोग बोल दो कि भैया हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इतना करवा दिया आपको, इतना इजी कर दिया आपके लिए, जो अच्छा लगे वो बोल दो। अच्छा, ये चीज हमें समझ में आई। अब देखो जरा, यहां से हमारे पास गैस पास हुई इस तरीके से, हाइड्रोजन गैस। अब ये यहां से टकराएगी नहीं, वायर से रिएक्शन नहीं करेगी, देख लो आप लोग, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है इसको। ये वाला जो अंदर वाला जो जैकेट है ये वायर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए तो हमने लगाया था ताकि ये वायर को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसको बोलते हैं जैकेट्स। ये जैकेट्स भी बोल दो या फिर ग्लास बोल दो, जो बोलना चाहो वो बोल दो। तो ये जो जैकेट है या फिर ग्लास जो है हमारे पास, यहाँ से गैस गई, मान लो गई 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 गई, यहाँ तक आते आते यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल रखा है HCl का सॉल्यूशन। इसका डाल रखा है HCl का। कैसे याद करोगे HCl का डाल रखा है, तो आप बोलोगे
पहले तो ये कौन है जो एडमिट करना है हमें, इनको एडमिट कर लेते हैं, दीपक गेमर। हाँ तो ये देखिए आप लोग, यहां से हमारे पास HCl जो है वो सॉल्यूशन के अंदर भरा हुआ है इस तरीके से। HCl को आप लोग कैसे याद करोगे, यहां पर आता है हाइड्रोजन और यहां पर भी हमारे पास हाइड्रोजन, यहां पर पूरी बात हाइड्रोजन से रिलेटेड होगी, तो हमें HCl याद हो गया। HCl जो होगा वो 1 m का सॉल्यूशन हम लोग यूज करने वाले हैं, 1 मोलार हम लोग लेने वाले हैं इसकी कंसंट्रेशन, 1 मोलार। आपको देखने में बहुत सारा लग रहा होगा ये, लेकिन ये कितना है, 1 मोलार ऑफ सॉल्यूशन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो हमारे पास छन्नी लगी हुई थी जिसको हम लोग बोल रहे थे फॉइल, आप लोग बोल सकते हो मेम्ब्रेन, तो ये प्लेटिनम की है, किसकी है, ये प्लेटिनम की हमारे पास है। और ये जो हम लोग इस तरीके से बता रहे हैं वायर, ये भी वायर हमारे पास जो रहेगा कुछ इस प्रकार से इससे अटैच रहेगा, ये वाला वायर इस तरीके से। ओके, अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। अब यहां से होगी रिएक्शन स्टार्ट। सॉल्यूशन के अंदर HCl है, तो अंदर कैसे होगा ये होगा H+ और Cl- के फॉर्म में, ये होगा H+ और Cl- के फॉर्म में। तो यहां से जो H+ है, ये H+, ये बहुत सारे होंगे, और यहां पर जो छन्नी है, छन्नी के पास क्या आएगी, ऊपर से गैस आएगी इस तरीके से, ऊपर से गैस आ रही है, और यहां पर जब आएगी तो यहां पर इसे मिलेगा इक्विलिब्रियम। ऊपर से हमने गैस पास करी और यहां पर इसे क्या मिल रहा है, H+ मिल रहे हैं हमें, यहाँ पर H2+। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी इस प्रकार से होने वाली है हमारे पास, कि H2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H+ में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग ऐसा यहाँ पर समझ सकते हो, या फिर आप लोग ऐसा भी समझ सकते हो कि हमारे पास जो यहाँ से गैस आ रही है वो यहाँ पर चिपकती जाएगी, यहाँ पर चिपकती जाएगी और ये H+ में कन्वर्ट होती जाएगी। या फिर आप लोग ऐसा समझ सकते हो, यहाँ से जो H+ हमारे पास आ रहे हैं ये क्या होंगे, ये यहाँ पर आके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये हमारे पास होंगे। अब जरा समझो, अगर ये H2 गैस इसमें कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किए होंगे, ये यहां पर हो रहे होंगे। 2H+ में कन्वर्ट कब हुआ, ये जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किए होंगे। यहां पर इतनी सी बात है। अब बस यही रिएक्शन आपको याद करनी है, इसके अलावा इसमें कोई भी रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन है, इसको रिवर्सिबल आप कर दीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा फिनिश। और वर्किंग आपको बता दी हमने, क्या होगा कि ऊपर से गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब आपको भी पता है गैस डायरेक्ट यहाँ पर आएगी, और आपने मान लो प्रेशर से इसको लगा, प्रेशर आपने दे रखा है ATM बार, यहाँ से आपने प्रेशर भी लगाया होगा इसके ऊपर, बहुत हद तक प्रेशर लगाया, तब जाके इसके अंदर घुलेगी, नहीं तो गैस वापस उड़ जाएगी। तो हमने यहाँ से प्रेशर भी लगा रखा है, तो प्रेशर की वजह से कुछ गैस तो इसके अंदर डिजोल्व होगी, वो यहाँ तक पहुंच जाएगी। लेकिन मान लो कुछ गैस यहीं पर रह गई और यहीं से वापस उड़ गई, तो वो क्या होगी, बबल बना लेगी। तो बबल के फॉर्म में वो ऊपर जाएगी, किसके फॉर्म में जाएगी, बबल के फॉर्म में, बबल बन जाएंगे यहाँ पर। आई बात समझ में, ये चीज होगी। बहुत हद तक तो यहाँ पर हम लोग उसको एब्जॉर्ब करवा देंगे, लेकिन बहुत हद तक हम लोग एब्जॉर्ब नहीं भी करवा पाएंगे, तो वो उड़ जाएगी बबल के फॉर्म में। यहाँ पर आप लोग और फील कर सकते हो इस चीज को, इस तरीके से यहाँ से ये इस तरीके से बबल के फॉर्म में निकल जाएगी। ओके, यहाँ पर ये इस तरीके से चिपकेगी। यहाँ पर देख लो कि 2H+ आए, यहाँ से 2H+ आए होंगे, ठीक है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन से मेल किया होगा और H+ H2 बना होगा। या फिर आप इसको उल्टा, यहाँ पर देख लो, ये 2H+ यहाँ पे आए, इन दोनों से मेल किया और हमारे पास H2 बन गया। या फिर इसको आप लोग उल्टा समझ सकते हो कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ से हमारे पास H2 आया, जो यहाँ पर गया इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और ये किस में कन्वर्ट हो गया, H+ में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास हो गया इसके रिएक्शन। ओके, अब रिएक्शन को लिखना कैसे वो बता देते हैं आपको, और डायग्राम कैसे बनाते हैं वो बताएंगे आपको, और ये टॉपिक हमारा हो जाएगा फिनिश। जरा देखो यहाँ पर एनोड और कैथोड, एनोड भी रहेगा यहाँ पर, कैथोड भी रहेगा। यही जो एक हमारे पास हमने इलेक्ट्रोड इस बार एक ही लगाया, लेकिन ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एनोड की तरह बिहेव भी करेगा, कैथोड की तरह बिहेव भी करेगा। जब आपने H2 से 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन जहां पर लूज होते हैं उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो इस तरीके से आपको याद करना है, एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन, आपको इस तरीके से याद करवाया था लोन, लोन लेफ्ट साइड में होगा ऑक्सीडेशन, और एनोड जो होगा वो होगा हमारा नेगेटिव, लोन, लोन से आपको याद करवा दिया था। तो यही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी, और इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था ये 5 नंबर के लिए कंप्लीट होता है। अब आपको थोड़ा सा ये बताना है कि आप किस तरीके से यहाँ से 5 नंबर ला सकते हो। तो ऑक्सीडेशन में आपको ये करना है, डायग्राम आप लोग बिल्कुल भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम सिर्फ आपको यही बनाना है, ये वाला, ये वाला, इस तरीके से डायग्राम बनाना। कंस्ट्रक्शन आपको जो चीजें बताई है कि हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन में यूज किया, यहाँ पर वो लिख देना कि हमने यहाँ पर क्या क्या यूज किया भैया। तो आप लोग बताना कि हमने यहाँ पर 2 तो ग्लास जैकेट यूज किए हैं, एक आउटर ग्लास जैकेट, एक इनर ग्लास जैकेट। इसके अलावा आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पर हमने प्लेटिनम का वायर ले रखा है, साथ में हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर फॉइल ले रखी है, या फिर आउटलेट ले रखी है, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ओके, ये होगी यहाँ पर।
बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है हमारे पास। बाकी आप बता देना कि यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कितना है, HCl का सॉल्यूशन है, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग इस तरीके से बता सकते हो। ओके, रिएक्शन लिखने का तरीका भी आपको बता दिया। तो एक और बात जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एसएचई को आगे जाके हम लोग क्या करते हैं, एसएचई को हम लोग आगे जाके क्या करते हैं, जीरो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ओके, जीरो हम लोग इससे कंसिडर कर लेते हैं, एसएचई जो हमारे पास होता है उसको हम लोग जीरो कंसिडर कर लेते हैं, या फिर एसएचई का जो पोटेंशियल होता है उसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं। ये आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसको समझना है तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज हमने समझा रखा है कि मान लीजिए आपके पास ऐसे चीज़ जो हमारे पास तैयार किया वो यहाँ पर है, आप इसके साथ फिक्स कर दो, तो अगर हम लोग इसको जीरो मान लेंगे और हम लोग इसमें रीडिंग देखेंगे तो रीडिंग किसकी आएगी, सिर्फ इसकी आएगी, क्योंकि इसको तो हमने जीरो मान रखा है। तो यही रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास होता है, इसको जीरो मान लेते हैं हम लोग आगे जाके। तो ध्यान रखना, ऐसी चीज़ जो होता है इसका पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। डायग्राम आपको ये बनाना है। दो चार चीज़ अगर आप नोट करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास रहेगी, ये हमारे पास रहेगी ग्लास जैकेट, आउटर ग्लास जैकेट, आउटर ग्लास जैकेट, और ये हमारे पास जो रहेगी वो रहेगी इनर ग्लास जैकेट, इनर ग्लास जैकेट, ये लिख देना आप लोग। ये हमारे पास प्लेटिनम का वायर रहेगा, पीटी का वायर रहेगा। इसके अलावा ये हमारे पास प्लेटिनम की फॉइल रहेगी। ये चीज़ तो पहले से लिखी हुई है। ओके, तो हमारे पास 9:09 हो चुकी है। तो हो सकता है आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर ना हो पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको जितनी भी चीज़ पढ़ाएं वो अच्छे से पढ़ा दें। कोई बात नहीं, कल करवा सर देंगे आपको। बोलो। सर नारिस्टिक क्वेश्चन बढ़ा दीजिए सर। अभी ये टॉपिक पूछो यार, ये आप क्या पूछ रहे हो कि नर्स इक्वेशन पढ़ा दो? अभी पढ़ाएंगे ना, एक एक करके पढ़ाएंगे। अब ये आप किसी ने पूछ लिया मान लो फराडे के नियम पढ़ा दो, तो एक काम करते हैं, इनको सबको छोड़ें, बाहर में जाने दें इनको, डायरेक्ट फराडे के नियम पढ़ाएं। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक एक करके चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे, ये चाहते हैं। नर्स इक्वेशन भी पढ़ेंगे। सर सर शी हो गया, डेनियल सेल हो गया सर, इन जैसे क्वेश्चंस में हम हमें पहले डायग्राम करना चाहिए थ्योरी, अगर हमें जो सर कॉपी चेक करेगा उस पर अच्छा इंप्रेशन डालना है तो? देखिए, सबसे पहले तो आप डायग्राम बना दो। डायग्राम से क्या होगा, डायग्राम को देख देख के आप थ्योरी लिख सकते हो, लेकिन थ्योरी को देख देख के डायग्राम नहीं बनाया जाता है। ओके, डायग्राम अच्छे से बनाओ, उसके बाद थ्योरी और लिखो। सर सर अगर जैसे मेरा पेपर ज्यादातर हमेशा छूट जाता है, लास्ट के 5 मिनट तक ही होता है मेरा पेपर, सर हम्म मैं अगर ये कर सकता हूँ सर, अगर मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर पहले कर लूँ तो? चलो अब बात सुनो हमारी, थोड़ा माइक ऑफ करते हैं आप लोगों के। देखिए, होता क्या है कि आप चाहें तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें या फिर पीछे से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे खुद के 98 मार्क्स हैं केमिस्ट्री में, हमने पीछे से स्टार्ट किया था। और आपको एक और बात बता दें, केमिस्ट्री के पेपर में हमें 30 मिनट्स हमारे शेष रह गए थे, 30 मिनट हमारे बच गए थे। तो आप जहाँ से चाहें स्टार्ट कर सकते हैं, हम हमारा तरीका था पीछे से स्टार्ट करते थे। फिर भी केमिस्ट्री का पेपर ऐसा पेपर होता है जिसमें टाइम आपके पास भरपूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री में तो बहुत टाइम मिलेगा आपको, इस बात की तो हम गारंटी ले सकते हैं, भले आप लोग आराम से लिखो, कैसे भी लिखो, केमिस्ट्री में टाइम मिलेगा। फिजिक्स हिंदी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की, ठीक है। हिंदी के पेपर में या फिर फिजिक्स के पेपर में टाइम थोड़ा छूट जाता है, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में बिल्कुल नहीं छूटता है। अच्छा, ये टॉपिक हमारा नहीं है, 2 मिनट हमने इसमें वेस्ट कर दी, अपनी 9:11 हो चुकी है। वापस टॉपिक पे आते हैं। नस्ट इक्वेशन किसी ने पूछा था, नस्ट इक्वेशन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, पहली बात सुन लीजिए, कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा। नस्ट इक्वेशन जो होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, नहीं तो नस्ट इक्वेशन का नाम सुन के आधे लोग तो क्लास से लीव कर देंगे कि चलो इतना डिफिकल्ट टॉपिक आ गया, चलो चलते हैं, क्लास लीव करने का टाइम हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको। नस्ट इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हाँ इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये। अगर हम लोग ऐसी चीज़ के कंपेयर करें तो इतनी, इसके कंपेयर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नस्ट इक्वेशन आपको करना जरूरी है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये भी आती है भैया। ओके, अब ये नस्ट इक्वेशन जो है हमारा टाइम लेने वाली है, कम से कम 10-15 मिनट तो ये ले लेगी, तो इसको समझ लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे कि नस्ट इक्वेशन एक इक्वेशन होती है। क्या होती है नस्ट इक्वेशन? एक इक्वेशन होती है। अब इक्वेशन होती है तो इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स आएंगे। तो अब यहां पर देखिए, नस्ट इक्वेशन गिव्स अ रिलेशन। यहां पर हमारे पास एक रिलेशन होता है, किस किस के बीच में रिलेशन होता है? सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रो सेल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड टेम्परेचर। ये जो हमारे पास इक्वेशन दिख रही है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे,
ये जो होती है इसको बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। एम एन प्लस स्लैश एम इक्वल्स टू एम नोट एम एन प्लस स्लैश एम माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग, या फिर नेचुरल लॉग हम लोग बोल सकते हैं 1/m n प्लस। ये हमारे पास होती है नस्ट इक्वेशन। तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, आपको डेफिनेशन लिखना बहुत आसान है। यहां से अगर आपको ये भी याद हो जाता है तो आप लोग यहां से 2 नंबर आसानी से ले सकते हो 5 में से। कैसे ले सकते हो? आप लोग बोलेंगे कि ये तो आप लोग ये इक्वेशन लिख देंगे, दूसरी बात इसकी जो आपको डेफिनेशन लिखनी है वो लिखना है कि यहाँ पर रिलेशन हमको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये होता है स्टैंडर्ड। किसी के ऊपर नोट लगा देते हैं तो वो स्टैंडर्ड बन जाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना है। अगर आप किसी के ऊपर नोट लगा देते हो तो स्टैंडर्ड बन जाता है। तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक तो इसके बीच में, और आपको क्या दिख रहा है तो आप बोल देंगे टेम्परेचर हमें दिख रहा है, तो टेम्परेचर के बीच में। वैसे तो आपको और भी कंपोनेंट दिख रहे होंगे लेकिन 3 लिख दो काफी है। तो इन तीनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? रिलेशन देखने को मिलता है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें इन तीनों के बीच में रिलेशन देखने को मिलता है, इस फॉर्म में देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से 2 नंबर गेन कर सकते हो। बात आती है 5 नंबर हमें कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और यहाँ पर माथापच्ची करनी पड़ेगी। फॉर रिएक्शन ऑफ हाफ सेल, हम लोग मान लेते हैं हमारे पास कोई मेटल होगी, लेट्स से जिंक 2+ हमारे पास है, इस तरीके से बनाते हैं। Zn2+ हमारे पास है, इसने क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसके ऊपर जो ऋण था, जो इसको चुकाना था 2+ का, वो यहाँ से पूरा हो गया और इस जिंक में कन्वर्ट हो गया। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए थे, 2 इसको हमने दे दिए, तो जिंक में सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ये मेटल बन गया अपना। तो यहां पर हमारे पास इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एम हमारे पास जिंक है, एन मतलब हमारे पास कुछ नंबर हो सकता है, यहां पर इसको n+ देना पड़ेगा क्योंकि इतने नंबर इसको देने पड़ेंगे, तो ये किसी भी सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इसको लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग वो देखिए। इसकी जो इक्वेशन है इसको तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन डायरेक्ट याद ही रखनी होती है। अब इसको हमें आगे भी सोल्व करके दिखाना होता है। हमारे पास जो चीजें हैं अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक तो हमें इस चीज का ऊपर ध्यान रखना है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं 298 केल्विन रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है। इसके अलावा हमारे पास आर जो होता है, आर भी हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, तो इसको हम बोल देते हैं 8.314। ये भी हम लोग इसकी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। एक हमारे पास होता है फराडे का कांस्टेंट, जो कि हमारे पास वैल्यू उसकी भी फिक्स कर देते हैं हम लोग, जो कि हमारे पास कितना होता है फराडे का कांस्टेंट? 96,500। 96,500 ये क्या होता है? एक अप्रोक्स वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू ये होती है। लेकिन ज्यादातर पुस्तक में, ज्यादातर हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो फराडे की वैल्यू हम लोग ये लेके चलते हैं 96,500। तो ये हम लोग 3 चीजों को फिक्स कर देते हैं। साथ में हमारे पास ये एल जो है, एल बताता है नेचुरल लॉग को। ओके, लेकिन हम लोग नेचुरल लॉग में कभी भी बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं लॉग बेस 10 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आपको ये कन्वर्ट करना होता है, इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, तो आप क्या करते हो? आप लोग इसकी जगह पर लिख देते हो 2.303 और साथ में इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये इसके बराबर हो जाता है। तो हम भी यहाँ पर यही करने वाले हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो होगा ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा देखिए, तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आया 2.303। यहाँ पर हमने RTNF की वैल्यू पुट नहीं करी है, लेकिन जब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साथ में 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास लॉग बन जाएगा। और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो इस प्रकार का आएगा, जहां पर हमने सारे के सारे जो कांस्टेंट थे उनको हटा दिया है, साथ में लॉग बेस 10 में इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे आएगा 0.059, 0.059 अपॉन में आ जाएगा n, जहाँ पे आ जाएगा log, उसकी बेस 10 होती है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तब भी बाय डिफॉल्ट नॉन होती है वो। और यहाँ पे आ जाएगा mn प्लस, और साथ में इस तरीके से आप लोग बना दीजिए ब्रैकेट, ब्रैकेट बताते हैं कंसंट्रेशन को, इस तरीके से आपको ये लिखना रहेगा। ओके, ये रहेगा हमारे पास। तो अगर आप इतना करके आते हो तो आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे। अब अगर आपको लास्ट नंबर लेके आना है, तो लास्ट नंबर आपको 1 नंबर कब मिलेगा?
आपको एक नंबर लेने के लिए छोटी सी बात और ध्यान रखनी है। ये जो आपने लिखा था ये सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन के लिए लिखा था, लेकिन मान लो आपके पास इस प्रकार के रिएक्शन हो जहां पर जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, सीयू इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर जो आपने लॉग लिखा था जरा फिर से देखिए एक बार और, हम लोग इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके और आप जो बात कर रहे हैं एक नंबर और लाने की वो कैसे ला सकते हैं वो आपको समझ में आ सके। आपके 4 नंबर तो ऊपर कंफर्म हो गए। यहां पर हम लोग ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये वाली, इसको और साथ में इसको कंपेयर करेंगे। देखिए जरा, ये जो है सेम टू सेम यही रिएक्शन हमारे पास यहां पे आएगी। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका हमारे पास होता नहीं, तो इसका भी एक बड़ा सा डेरिवेशन होता है। अगर वो करवा दिया ना तो 40 में से सिर्फ 4 बच्चे बचेंगे क्लास में, तो हम नहीं चाहते इतना बड़ा करवाएं और फालतू की चीजों में हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो जो सिंपल सी बात है जहां से आपको नंबर मिल सकते हैं वो बता देते हैं। अगर मान लो आपके पास कंप्लीट रिएक्शन इस प्रकार की दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, जहां पर आपको प्लस इस साइड जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट के अपॉन में आपको रिएक्टेंट वाला आयन यूज करना है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहां पर बचेगा प्रोडक्ट, यहां पर बचेगा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देना है। ये आपके पास तरीका होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये हमारे पास होता है। बस इतना सा अगर आप कर दोगे तो आपका बड़ा बड़ा सा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको इतना ही करना है। इसके अलावा एक और चीज जो कि हम लोग कर सकते हैं, जो कि है कि इसकी वैल्यू अगर हम लोग 0 कर देते हैं, सॉरी वेरी सॉरी, इसकी वैल्यू हम लोग 0 नहीं करेंगे, ये तो क्या बता दिया हमने। ये जो हमारे पास है इसकी वैल्यू अगर हम लोग 0 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर ये 0 हो जाता है, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर ये 0 हो जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर आप लोग इस तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग अरेंज कर सकते हो। ये जो रहेगा इसको इधर रहने दो, और ये जो माइनस वाली टर्म है इसको इधर ले आओ 0 तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये होता है। और अगर आप लोग इतना भी कर देते तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। और साथ में ये जो चीजें हैं इनको आप लोग नया नाम दे दीजिए, केसी, केसी आप लोग नया नाम दे दीजिए। ये क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास होता है। ओके, ये हमारे पास होता है इस तरीके से। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये चीज भी आप लोग याद रख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये चीजें आपको याद करनी है। इस तरीके से हमारी जो नस्ट इक्वेशन है वो होती है कंप्लीट। देख लीजिए आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर, छोटा मोटा कोई डाउट वगैरह हो सर तो। कल शाम को क्लास नहीं होगी क्या? कल क्लास शाम को शायद नहीं लेंगे हम, कि फिर आप लोगों को पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, तो फिर शाम को क्लास हम शायद ही लेंगे, क्योंकि कल हम लोग लंबी क्लास ले लेंगे दिन में ही, तो वहाँ पर देख लेंगे। चलिए इससे रिलेटेड पूछिए यार आप लोग, ये तो हम लोग बाद में ही बात कर लेंगे, टेलीग्राम पे आपको सब कुछ इन्फॉर्म कर देंगे। और बाकी जब 10 मिनट सर हमारे इससे पास, बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं सर? क्या हो सकता है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल। हाँ बन सकता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल। एक और टफ सर फिर न्यूमेरिकल, लॉग की वैल्यू कैसे याद करें सर? सुनो ध्यान से, इसके ऊपर एक ही न्यूमेरिकल बनता है वैसे तो, एक बहुत पॉपुलर न्यूमेरिकल है, वो आपको अभी हम दे देंगे, वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे क्लास एंड होने के बाद। एक पॉपुलर न्यूमेरिकल हमारा बनता है, कल हमें याद दिला देना। कल जो क्लास लेंगे हम रिवीजन वाली, वहाँ पर वो जो पॉपुलर न्यूमेरिकल है वो करवा देंगे। बाकी अगर किसी को देखना हो तो हम वीडियो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो वीडियो लिंक होगी उसमें हमने एक बड़ा सा वीडियो बनाया था पिछले साल, तो वहाँ पर हम आपको टाइम स्टैम्प दे देंगे कि इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में एक क्वेश्चन हमने करवाया है, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना, वो न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो कर लेना वहाँ से। बस एक ही न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनता है। बात करते हैं लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो लोग सॉल्व करना, छोटी सी इसका एक हैक होता है, छोटा सा एक फॉर्मूला होता है इसका, जो कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ते हैं वहां पर आपको बता देंगे, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाएंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाएंगे कल की क्लास में, वो भी करवा देंगे आपको। छोटा सा तो काम है, फॉर्मूला होता है उसका, वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहें तो गूगल के ऊपर लिखना कि लोग की जो सारे फॉर्मूले हैं, लोग लोग एल्गोरिदम जो लोगरिदम होता है उसके फॉर्मूलेस, तो आपके पास एक चार्ट आ जाएगा, तो 4-5 हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, उनको देख लो तो सॉल्व करना सीख जाओगे। चलिए अगर कोई किसी को पूछना हो तो फटाफट पूछो ताकि हम आगे बढ़ सकें, अगर नहीं पूछना हो तो फिर मत पूछिए आप लोग। कुछ पूछना है तो बोलिए फटाफट। माइक ऑन कर दिए आपके? भैया कल न्यूमेरिकल करवाओगे?
कल न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे, न्यूमेरिकल के अलावा बाकी चीज़ें करवाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपके क्या डाउट्स हो सकते हैं। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे यहीं पर आगे। यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। चलो इसको तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। हाँ, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फराडे के नियम। जरा 5 से 7 मिनट आप लोग यहाँ पर बिल्कुल फोकस करेंगे, ताकि हम आपको 5 नंबर यहाँ से दिलवा सकते हैं। तो बिल्कुल यहीं पर आप लोग सारे फोकस करेंगे। फराडे के नियम्स हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास फराडे के 2 नियम होते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम। क्या है ये, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला नियम हमसे क्या बोलता है? Faraday's first law of electrolysis, the mass deposit on any electrode is directly proportional to the charge passed through the circuit. देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरा सेल है, ठीक है। 2 प्रकार के हमारे पास सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें हम लोग इस बार बैटरी लगा देंगे। इस बार यहां पर हम लोग बैटरी लगा देंगे। इससे क्या होगा, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग केमिकल एनर्जी बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पास कर देंगे, इस बार हमें क्या मिलेगी, हमें केमिकल रिएक्शन मिलेगी। पिछली बार हमने क्या देखा था, पिछली बार हमने देखा था कि हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे और हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते थे ताकि हमें करंट मेजर करके मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो जब भी हम लोग बैटरी लगाएंगे तो चार्ज इस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से हमारे पास चलेंगे। तो ये जो पूरी चीज़ चलने वाली, इस तरीके से घूमने वाली है। इस समय क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमने कॉपर की यहाँ पर ट्यूब ले रखी, कॉपर ले रखा है हमने। अच्छा, ये चीज़ हमें समझ में आई, वही एग्जांपल है हमारे पास, अच्छी बात है, हमने वही ले रखा है। तो ये कॉपर की ट्यूब है, तो ये जो Cu2 प्लस है, ये Cu2 प्लस है, ये Cu2 प्लस है। इस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनके ऊपर क्या होगा, ये इसकी तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये तो चाहता है कि हम क्या मिल जाए, हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ताकि हम इसके पास जाके चिपक जाएं इस तरीके से। तो इस वजह यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जो स्पीड रहेगी, इनकी स्पीड रहेगी, हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कितनी स्पीड से या फिर कितनी जल्दी यहाँ पर ये आके चिपकेंगे, और कितने मास में, कितना इनका वेट जो होगा, कितना यहाँ पर चिपकेगा। तो वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। जितना ज़्यादा आप लोग चार्ज पास करोगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर चार्ज होगा, उतना ज़्यादा ये जो Cu वाले हैं, ये आके यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे, चिपकते जाएंगे। ये यहाँ पे होता है। बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हमारे पास पहला नियम होता है। फ्री के नंबर होते हैं फराडे के नियम के। समझने वाला समझता है, बाकी नहीं समझने वाला तो कभी नहीं समझेगा। देख लो, फिर से पढ़ो आप लोग डेफिनेशन। द मास डिपॉजिट ऑन एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मास डिपॉजिट होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सर्किट। जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, करंट नहीं बोल रहे, चार्ज बोल रहे हैं, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा हमारे पास मास डिपॉजिट होगा। इसको लिखने का तरीका ये होता है, मास हमारे पास वेट होता है, तो वेट जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा हमारे पास मास या फिर वेट क्या होगा, डिपॉजिट होगा। इसको सॉल्व करने के लिए W इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा Z, तो जेड क्यू हो जाएगा, जेड क्यू। अब Q इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास IT, फिजिक्स में हमने पढ़ा था, Q इज इक्वल्स टू IT, तो हम लोग लिख देंगे Z, और हम लोग लिख देंगे यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू IT, तो हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल्स टू ZIT। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, W इज इक्वल्स टू ZIT। कौन आई थी, तो आप बोलेंगे ZIT। कौन आई थी, ZIT, इस तरीके से। बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो Z होता है, इसकी ये जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, ये मतलब है कांस्टेंट है हमारे पास। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी निकाल भी सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो Z होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इससे बोला जाता है। बाकी अगर आप लोग इतना लिख के आएंगे तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। बाकी डायग्राम इस तरीके से बना देना। अगर किसी को और पढ़ना है कि Z क्या है, तो Z के बारे में चीज़ें लिखी हुई है। बाकी इतना सा हमारे पास होता है। तो ये था हमारे पास पहला नियम। जरा दूसरा नियम भी समझ लो, फिर हम लोग एक साथ आपको बता देंगे। हाँ, तो आप लोग एक बात समझ लो, अगर आपको 70% से ज़्यादा समझ में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर आपको 70% से कम समझ में आता है तो फिर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी आपकी तरफ से भी। ओके, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो फराडे का जो दूसरा नियम है, ये क्या होता है, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम लोग इस तरीके के 2 सेल बना लेंगे। आई बात समझ में, ये वाला और ये वाला, दो कंटेनर हमने ले लिए, ये हम लोग करने वाले। तो पहले तो हम लोग डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाएंगे।
when same quantity of current pass through the solution of different electrolyte connected in the series, the mass deposit on any electrode is directly proportional to the equivalent weight. क्या चीज समझे हम लोग? इसका मतलब ये होता है कि चलो आपने पहला वाला तो बहुत आसानी से सोल्व कर दिया कि जितना चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा हमारे पास मास डिपॉजिट होगा। मान लो आपके पास इस तरीके के दो सेल हमने लगा दिए, इनको कनेक्ट कर दिया सीरीज के अंदर। ये सीरीज ही है, एक सीरीज हमारे पास बनी हुई है इस तरीके से, सीरीज, ये पूरी सीरीज हमारे पास चल रही है, ये सीरीज एक तरीके से, ओके, ये सीरीज। तो ये जो सीरीज हमारे पास है, सीरीज में हम लोग चार्ज इस तरीके से पास कर देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग बात बोलेंगे कि अब यहाँ पर जो हमारे पास मास डिपॉजिट होगा, मान लीजिए इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है एच आके, इस तरीके से यहाँ पर आके डिपॉजिट हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब एजी जो है, AgNO3 जो है, इसका कुछ अपना क्या होता है, इसका खुद का इक्विवेलेंट वेट होता है। उसी तरीके से CuSO4 जो होता है, इसका खुद का अपना क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। ओके, जब आपको नॉर्मलिटी पढ़ाई थी हमने, वहां पर बताया था इक्विवेलेंट वेट, वही चीज यहां पर है। एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट जो होगा हमारे पास सेम क्वांटिटी में इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा। इतनी बात हमें समझ में आई। थ्रू आउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन द सीरीज, इतनी बात हमें यहां से यहां तक समझ में आ गई पूरी, कि जब सेम क्वांटिटी का करंट पास होगा दो अलग अलग सॉल्यूशन के बीच में, दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, द मास डिपॉजिट ऑन एनी इलेक्ट्रोड, अब किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? इस बार वो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और यहाँ पर जो ई होगा वो क्या होगा हमारे पास? इक्विवेलेंट वेट होगा। क्या होगा हमारे पास? इक्विवेलेंट वेट होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर E लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लेट से कोई कांस्टेंट मान लेते हैं K, कुछ भी मान लीजिए आप लोग K। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आई। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमारे पास दो अलग अलग हमारे पास कंटेनर्स हैं, तो अगर हम लोग एक की बात करें तो एक आएगा K और यहाँ पे आ जाएगा E1। अगर हमारे पास दूसरा वाला है तो क्या बोलेंगे? K E2, कांस्टेंट तो सेम रहेगा। अब इसके अपॉन में इसको रख दो, इसके अपॉन में इसको रख दो, तो K से K कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। हो गया खत्म। एक बार अच्छे से पहले तो इसको देख लो, जरा अच्छे से देख लो, थोड़ा समय आपको देते हैं, थोड़ा सोचो इसके बारे में, क्या चीज़ यहाँ पर चली है और किस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हो। आप चाहें तो एक बार अपनी आंख बंद करके इसे रिवाइज करने की कोशिश करो, रिवाइंड करने की कोशिश करो, ताकि और आपको समझ में आए। लेकिन आप सोचते हो बिल्कुल हम आते से डाउट पूछ लें, तो ये गलत बात है। पहले इसको समझो, फिर अगर समझ में ना आए तो फिर अपने डाउट आप लोग पूछ सकते हो, और ये ना पूछे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से वापस बता दो, क्योंकि ये कोई डाउट नहीं होता है। चलिए, तो आपको माइक ऑन करने की परमिशन हमने फिर से दे दी है। सर हम्म, सर सेकंड वाला वापस से बता दो, फर्स्ट वाला तो सेकंड वाला चलो कोई बात नहीं। तो वो एक काम मास्टर। करते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट जो बताना चाहेगा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो इसको बताना चाहेगा किस तरीके से ये हुआ। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट। चलो अमन 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 जी ने हाथ हैंड रेज किया है। अमन आप बता दो। सर जैसे हम दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, दो इलेक्ट्रोड है हमारे दो पास। सेल की दो कंटेनर है, हम्म उसमें हम एक साइड एक इलेक्ट्रोड रखेंगे और एक साइड दूसरे इलेक्ट्रोड रखेंगे। हम्म जब हम उसमें दोनों में सेम क्वांटिटी में करंट फ्लो करेंगे, हम्म तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो इसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ ठीक है, अब आप अपने माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए, जो इन्होंने बात बताई बिल्कुल एक्यूरेट सही है, 100% करेक्ट बात बताई इन्होंने, कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो कंटेनर लेंगे, दोनों में इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे,
पूरी सीरीज के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट हमारे पास बहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो मास डिपॉजिट होगा या फिर यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं आपको, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ई हमारे पास होता है इक्विवेलेंट वेट, और हर एक कंपाउंड का, हर एक एलिमेंट का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हर एक मॉलिक्यूल का अपना कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट वेट होता है। हम जब नॉर्मलिटी पढ़ रहे थे तब आपको ये चीज़ बताई थी। ओके, याद आ रहा है कुछ, जहाँ पर हमने वैलेंसी फैक्टर लिखा था और बताया था आपको, जब HCl होता है तो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, H2SO4 जब हमारे पास होता है तो वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, NaOH जो होता है हमारे पास इसमें बेस होता है तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। यही चीज़ वहाँ पर बताई थी और यही चीज़ यहाँ पर है, तो बस डायरेक्टली इसको याद कर लो, क्या बड़ी बात है इसमें। इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था ये हो गया फिनिश। चलिए, तो लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब कुछ और टर्म हमारे पास है जिसको हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स आती है, क्योंकि अब हमारे पास देखो, सुनो ध्यान से, हम करने क्यों जा रहे हैं चीज़। हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो पूछ लेंगे आपसे कप्पा, कप्पा क्या होता है, कप्पा हम आपको समझाएंगे कप्पा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं कप्पा। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को बताइए, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है, वो होता है हमारे पास कंडक्टेंस के जो हमारे पास वेरिएशन होता है कंसंट्रेशन में, ये होता है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। और इसी की तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं कोलरोश का नियम, कोलरोश लॉ, कोलरोश लॉ हमारे पास आता है। तो अब हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन अगर हमारे करने कवर, तो ये जो पूरा यहाँ से ढांचा चलने वाला है, स्ट्रक्चर चलने वाला है, इसको पूरा आप लोग फॉलो करेंगे। ओके, तो सारा कवर हो जाएगा। बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप बीच में से सोचो कोलरोश लॉ पढ़ा दो डायरेक्ट, तो नहीं हो पाएगा। कोलरोश लॉ वही आदमी समझ सकता है जिसमें मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समझ रखी हो। इसके बिना कोलरोश लॉ को आप हिला भी नहीं पाओगे, उसका एक पत्ता भी आप लोग नहीं हिला सकते कोलरोश लॉ का। आई बात समझ में? तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सब समझ में आएगा, अगर बीच में समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर हमारे पास कोरोजन आ जाएगा, इसको भी देख लेंगे हम लोग। ये चीजें होती है यार आपके लिए। चलो, तो आप लोग सभी समझदार हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब कुछ जनरल टर्म्स, जहां से हमारे बहुत सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। जनरल टर्म्स, तो जनरल टर्म स्टार्ट होती है रेजिस्टेंस से। हम लोग ज़्यादा बातें इन चीज़ों के ऊपर नहीं करेंगे, जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, जो कि हम लोग क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द पाथ ऑफ करंट, करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट ओम होती है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा कंडक्टेंस गिर जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, 1/R। कंडक्टेंस बोलते हैं ना अपन लोग कि हमारा जो वायर है काफी अच्छा कंडक्टिविटी शो करता है, इसका मतलब है उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। फिर हमारे पास आती है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ρL/A, ρL/A। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, याद हो तो आप सभी को हमने फिजिक्स पढ़ाया था, तब भी बताया था ये चीज, ρL/A। अब आपको ये जो रो दिख रहा है, रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रो। अब देखो एक चीज आपको बताते हैं, मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, क्यूब जैसा आपके पास कंटेनर है, हो सकता है कंटेनर आपका इस तरीके से हो। अब इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आप लोग बात करें तो इसका जो एरिया होगा, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, 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 सब तरफ से 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहां से जो हमारे पास वॉल्यूम बनेगी, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब क्या बनेगी हमारे पास, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितना रजिस्टेंस आयंस के द्वारा आ सकता है, आयंस के द्वारा जितना रजिस्टेंस हमारे पास इस क्यूब के अंदर भरा जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक या फिर रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक का मतलब ही होता है स्पेशल, है तो रेजिस्टेंस ही लेकिन स्पेशल वाला रेजिस्टेंस है, जो कहाँ पे होता है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम के अंदर होता है। आई बात समझ में? तो रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन।
अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ml का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो 1 ml के सॉल्यूशन के अंदर जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ये चीज हमारे पास होती है। तो आपको तीनों चीज समझा दी। अब हमारे पास ये सेल कांस्टेंट है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि इसी से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास आएगा कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज आपको करवाते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं, क्योंकि ये चारों टर्म है एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक करेगी और हम नहीं चाहते कि आप इसमें कंफ्यूज हो। देखिएगा हमारे पास हमारे पास रेजिस्टेंस था, उससे पहले उसके बाद हमारे पास आया था कंडक्टेंस, उसके बाद हमारे पास आया रेजिस्टिविटी, अब हमारे पास आ रहा है कप्पा। कप्पा को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस जो था उसको हम लोग क्या लिखा था, रो एल बाई ए लिखा था। ये जो होता है ये क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग लिख देंगे 1/r। रेजिस्टिविटी जो होती थी इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी जो थी हमारे पास इसको आप लोग इसके हिसाब से लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये आर ए बाई एल। क्या आप लोग यहां से इसको देख के ये नहीं लिख सकते, तो इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि हमने इसका पूरा फॉर्मूला लिखा है, इसका पूरा फॉर्मूला लिखा है। तो ये जो है ये दोनों के दोनों क्या है, रेजिस्टेंस है, बोल सकते हैं हम लोग ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस। अब हमारे पास आएगा कप्पा। कप्पा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है, जब भी स्पेसिफिक वर्ड आ जाए तो आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। यहां से काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर इस तरीके से बॉक्स बनाना है। ये वही बॉक्स है जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। क्या है, ये वही बॉक्स है। अब इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास 1 ml होगा। अब इस 1 ml में आप जितना कंडक्टेंस, इस पिछली बार हमने ये देखा था, अब भरेंगे इसको, जितना आप लोग 1 ml के अंदर ये भर सको, जितना आप लोग इसमें भर सको, क्या भर सको, ये भर सको, कंडक्टेंस आप लोग भर सको, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ये स्पेशल आ जाएगा इसमें वर्ड, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं जब ये इसके रेसिप्रोकल था, तो अब ये जो होगा हमारे पास, मतलब ये रेजिस्टेंस जो था, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल क्या था हमारे पास, कंडक्टेंस। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो हम लोग लिखेंगे 1/रो। या फिर इसको काम करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, कलरफुल पेन से, ये इससे लिख देते हैं 1/रो। ठीक है, इसलिए हमने इसमें बॉक्स बना दिए। ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये हमारे पास ये हमारे पास कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको बोलते हैं कप्पा। कटप्पा, कटप्पा आपने सुना होगा, ये चीज होती है। अब आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल के सोल्व कर लीजिए, ताकि आपका 5 नंबर कवर हो जाएगा। जी हाँ, ये 5 नंबर में आया था एक बार, 5 नंबर में। कैसे करना है आपको सोल्व, वो देख लीजिए। अब आपको वैल्यूज रखनी है यहाँ पर। ये जो हमारे पास है इसको बोलेंगे 1/रो। जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, RA/L। तो यहाँ पे रखेंगे आप लोग RA/L। अब इसको सोल्व कर लीजिए जरा। इसको हम लोग बोलेंगे 1/R, यहाँ पर A रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा L, ये हमारे पास मल्टीप्लाई है। तो क्या हम लोग इसे ये बोल सकते हैं कि 1/R इंटू L/A। क्या ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। अब बस यही आपको देख के लिखना है। अब 1/R क्या होता है जरा बताइए। 1/R हमारे पास कंडक्टेंस होता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कंडक्टेंस। और जो L/A होता है, L/A, इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। L/A किसी भी सेल के लिए लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो कांस्टेंट होगा। तो जब भी आपके पास L/A आ जाए, इसको बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट। तो आपसे अगर पूछे कि रिलेशन बताइए कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट में, तो आपको इस तरीके से लिखना है। ये होता है हमारे पास कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट के बीच में इस तरीके से रिलेशन आप लोग लिख सकते हो। या फिर आपसे वो पूछ ले स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट में रिलेशन बताइए, तो इस तरीके से लिखते हैं। आज जिन स्टूडेंट ने अभी क्लास लीव करके गए हैं थोड़ी देर पहले, उनको बता दें, अगर आपको टॉपिक पहले क्या बताएं उन्हें, वो तो लीव कर गए, लेकिन बाकी स्टूडेंट को हम बता दें कि जिन स्टूडेंट ने क्लास लीव करी है उनको आगे कभी समझ में नहीं आएगा।
लेकिन अगर उनको पहले से आता है तो ठीक है, वो क्लास को लीव कर सकते हैं, टाइम हो गया है अभी। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट जो कि क्लास लीव कर जाते हैं और वो फिर उम्मीद करते हैं कि हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि आने वाली जो चीज़ें हैं वो इन्हीं से लिंक होकर ही चलने वाली है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जो मेहनत कर सकते हैं वो क्लास में बने रहो, क्योंकि आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। एक तो हमारे पास आएगा कोलरोस्ट लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारे पास आएगा मोलार कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये मोलार कंडक्टेंस, ये जो हमारे पास टर्म आएगी वो आने वाली है। सर ये मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक एक नंबर के कर करके भी आ सकते हैं 5 नंबर में? 5 नंबर में आएगी ये। सर 5 नंबर में ऐसा नहीं आता है, 5 नंबर में मतलब 2.5 नंबर में आएगी, दोनों चीज पूछी जाएगी आपसे। ये साल का पेपर था ना सर, उसमें एक नंबर में मोलार था, एक वो में अलग चीज है, इक्विवेलेंट आप जो चीज देख कंडक्टिविटी। रहे हो ना वो अलग चीज है। आप मोलारिटी वगैरह से कंफर्म मत होना, अभी आपको दिखा देंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में किस तरीके से आती है ये। लेकिन अभी तो इसमें ध्यान दो आप लोग, इसकी किस तरीके से आता है, ये इस तरीके से होता है। अभी हमारे सर पास प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं है, शायद देखते हैं इसमें अगर पहले से लगा हुआ हो तो आपको दिखा देंगे। ये हमारे पास सर आप क्वेश्चन कुछ बैंक है। कटप्पा कह रहे थे उस टाइम पे। रुको तो सही, अभी सब करवाएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 5 नंबर में आया था। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। इस क्वेश्चन की बोल रहे थे। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आया था। फराडे का नियम इस तरीके से आ सकता है। अब ये जो है ये क्वेश्चन बैंक है 2022 वाली। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस ये जो हमारी स्लाइड है इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप जो हमारा है वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन एक तरीके से, ये जो था, राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन देम। इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो अभी आपको करवाएंगे, अभी तो आपको क्या करवाया हमने, स्पेसिफिक करवा दिया, कप्पा करवा दिया आपको, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब बचा हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी बचा हुआ है, इनको करेंगे हम लोग। देखो अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको बात बता दें, आपने बहुत हद तक सारी चीज कर ली है, क्योंकि यही चीज होती है जिसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। बाकी फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। और कोलरोस क्लो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। अगर आपने कोलरोस क्लो कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो अब देखना आप कितने मजे आ जाएंगे कोलरोस क्लो पढ़ने में आपको। लेकिन बस ये है कि धैर्य बनाए रखो आप। यहाँ पर देखिए मोलार कंडक्टिविटी, ये हमें समझ में आई 5 चीजें। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, ये और साथ में ये। और एक सेल कांस्टेंट जो होता है उसकी डेफिनेशन जो नोट करना चाहें वो यहाँ से लिख सकते हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता है, ये जो L अपॉन ए लिखा होता है इसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो आप बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, इट इज डिनोटेड बाय बी। इस तरीके से आप लोग चाहें तो सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख देना, ये L बाई ए ही होता है। चलिए अब हमारे पास दो टर्म आती है, मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों की दोनों बहुत सिंपल है, अगर आप एक चीज समझ जाते हो तो दूसरी आपके लिए हलवा है। और इनको याद करने की ट्रिक है हमारे पास, उसको हम लोग याद कर लेंगे। ट्रिक या नहीं बोलना चाहिए, हैक बोलना चाहिए इसे, क्योंकि इसे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो ट्रिक वर्ड यूज करना यहाँ पर गलत है। एक होती है हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी, एक हमारे पास होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है कप्पा। कप्पा हमारे पास स्पेशल है, ध्यान रखना। जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या कभी स्पेसिफिक लगा देते हैं कभी क्या लगा देते हैं, तो ध्यान रखना ये जो हमारे पास कप्पा बना हुआ है, कप्पा हमारे पास स्पेशल होता है। या फिर इसके लिए हम लोग कंडक्टिविटी वर्ड यूज करते हैं, सिर्फ एक वर्ड यूज करेंगे या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखेंगे हम लोग। स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिख दो या फिर कंडक्टिविटी लिख दो, वो होता है हमारे पास कप्पा। ये चीज होती है। और जो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस होता है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्पेसिफिक वर्ड आ गया मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की यहाँ पे बात हो रही है। चलो फिर से यहाँ पे आ जाओ, समझेंगे आप लोग यहाँ पर। देखिए मोलार कंडक्टिविटी, इसको बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से। पहले तो इस तरीके से उल्टा वी बना दो, इसको लेमडा बोलते हैं वैसे तो, और यहाँ पे आप छोटा सा एम लगा दो। इस तरीके से हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इट इज द कंडक्टेंस। देखो मोलार कंडक्टिविटी हो या कुछ भी हो, आखिरी में ये है तो कंडक्टेंस ही, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप का होगा, वो हमें देखना है। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन kept between the electrode at unit distance apart and contains 1 mole of electrolyte। देखिए
मोलार कंडक्टिविटी में आ रहा है मोलार वर्ड। कौन सा वर्ड आ रहा है यहाँ पर? मोलार वर्ड। तो आप क्या बोलेंगे? ऐसी कंडक्टिविटी जो किसके लिए हो? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो। ये होता है हैक, ये होता है हैक। मोलार कंडक्टिविटी में आपको मोलार वर्ड पकड़ना है और आप लिख देंगे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक हमारे पास 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इसकी वजह से जितनी कंडक्टिविटी हमारे पास बन सकती है उसे हम लोग बोलेंगे मोलार कंडक्टिविटी। यहां पर एक छोटी सी कंडीशन होती है जो कि आपको बता दें कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द कंटेनर। हमारे पास क्या होते हैं? इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं एक सेल के अंदर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? यूनिट डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हमारे पास छोटी सी कंडीशन होती है। ओके, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत डीप, बहुत छोटे लेवल पे से समझ रहे हैं। मोलार, मोलार मतलब होता है मोल्स, मोल्स के लेवल पे समझ रहे हैं। जहाँ पर डिस्टेंस जो होगी वो काफी ज्यादा कम होगी। ये आप लोग याद कर लीजिए। अगर ये याद हो गया आपको, एक बार फिर से पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ। इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन kept between the electrodes at unit distance apart and contain 1 mole of electrolyte and contain 1 mole of electrolyte। अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो लेमडा एम होता है ये क्या होता है? ये हमारे पास कंडक्टेंस कप्पा ही होता है, लेकिन कब होता है? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में होता है। वो कितनी होती है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होती है। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला बना देंगे कि हमारे पास ये जो है ये भी क्या है? ये भी तो कंडक्टिविटी ही है। ये तो इसलिए हमें कप्पा तो लगाना पड़ेगा। कप्पा का मल्टीप्लाई आप लोग V से कर दोगे। आई बात समझ में? बस इतना सा है। अब आपने क्या बोला? आप सारी चीज भूल जाइए। यहां से जहां तक आपको जो चीज दिख रही है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इनको सबको छोड़िए। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, वो आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए और वो भी आपको बता देते हैं। ये इस v की जगह पे आपको क्या रखना है? इस v की जगह पे आपको रखना है 1000 अपॉन में रखना है m। ये कैसे आया? इसका पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन आपको इतना समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने क्या किया? इस v को हटाकर हमने m में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी। m हमारे पास होता है मोलारिटी, तो मोलारिटी में कन्वर्ट करने की जब हमने कोशिश करी तो यहाँ पर 1000 लिखना पड़ेगा आपको। तो ये 2 छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको नोट करने हैं। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जरा देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको बनाते हैं कुछ इस तरीके से, लेमडा और यहां पर लगा दिया ई आपने। अब देखो किस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बस यहां पर इसका है कि ये है। आई बात समझ में? बस इतना सा चेंज करना है, बाकी पूरा वैसा का वैसा। यहां पर भी आप लोग क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पे जब आप लोग मोलालिटी लिख रहे थे, यहां पे आपको नॉर्मेलिटी कर देना है। बस इतना सा छोटा सा है कि जो कि आपको याद करना है, और इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे में से पूरे। तो जो स्टूडेंट इसे नोट करना चाहें वो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। आपको हैक हमने बता दिया कि एक तो ये वॉइस यहाँ नहीं पर आ एक है, रही है। एक यहाँ पर एक है हमारे पास। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? ओके, नो डाउट। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी और ये रहेगी हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सर वॉइस लीक हो रही है। सर एक बार इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फिर से दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है। चलो कोई बात, ये देख लीजिए आप। ओके सर। ओके सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। अभी कुछ स्टूडेंट हमारे पास मैसेज सर कर अभी रहे हैं। डाल दो ना, क्योंकि ठीक है, अभी भी डाल देंगे। बाकी देखते हैं किस टाइम पे डालेंगे, बाकी समझना रहेगा हमें। अभी एक बात बोलें कि क्लास के बीच में मैसेज मत किया करो, लेकिन कुछ लोग समझते थोड़ी ना है। सर अभी मेरा पता है वो नेट खत्म हो मैसेज गया यहाँ था, पर इसको कर रहे हैं कहा। हमारे पास कि सर क्लास को एंड कर दो, मैथ्स भी पढ़ना है हमें। क्या बोले आप? चलो छोड़ो उनकी बात, अब क्या करें, क्लास डिस्टर्ब होगी हमारी। देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं, शॉर्टकट में आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि अब समय हमारे पास अब बचा नहीं है, तो हम इसको फटाफट करवा देते हैं आपको। तो इससे आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आता है कि मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन है, मान लीजिए किसी का भी सॉल्यूशन है।
अब इसके आप कंडक्टेंस निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, कप्पा निकाल सकते हो, लेमडा एम निकाल सकते हो, लेमडा ई निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो हम इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब यहां पर ये होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन करना। थोड़ा सा हमने क्या मिलाया, यहाँ पर पानी मिला दिया। जैसे कभी कभी करते हैं ना, जैसे कि हमें कभी कभी दूध में पानी मिलाना होता है कि चलो ठीक है दूध बढ़ जाएगा अपना, इस तरीके से जैसे कि हम दूध डेयरी पे देखते हैं लोग क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नहीं मिलाते हैं, वो ज़्यादा मिलाते हैं। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं इसको बोलते हैं डाइल्यूशन करना। तो जब डाइल्यूशन करते हैं, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ध्यान रखना कभी भी, कंसंट्रेशन का मतलब है पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। ये तो हमारे पास वो होती है डेंसिटी। ये क्या होंगी हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ लीटर। तो एक पर्टिकुलर जगह पर हमारे पास जो आयंस होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज होती है। अब ये तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर सारी चीज डिक्रीज हो जाएगी, सारी की सारी चीज डिक्रीज होगी। जब भी आपसे पूछे कि बताओ डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी या फिर कप्पा जो होता है वो क्या होगा, तो बोलेंगे वो डिक्रीज हो जाएगा। लेमडा एम लेमडा ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास, अरे ये क्या बना दिया हमने, देखिए जब हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन जो होगा हमारे पास वो डिक्रीज हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास कंडक्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो हमारे पास कंडक्टिविटी जो कप्पा होता है वो डिक्रीज होगा, और ये हमारे पास इंक्रीज होगा। ये होता है एक्चुअल में। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारा कप्पा होता है वही हमारे पास नीचे गिरता है, बाकी सारे के सारे हमारे पास इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। ओके, और जो कंसंट्रेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये चीज होती है। अगर ये याद कर लोगे तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी भाषा में आप याद कर सकते हो इस तरीके से शॉर्ट में। तो ये चीज आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो कि जब डाइल्यूशन करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज होगा। ये कप्पा जो होगा, कप्पा के पास इतनी पावर कहाँ थी, आप लोग याद करना चाहें कटप्पा से तो आपको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि कटप्पा के पास भैया इतनी पावर नहीं थी। बाहुबली अगर आपने देख रखी हो, वो तो बस गुलाम था एक तरीके से, ठीक, राजगद्दी का गुलाम। उसके पास कोई पावर नहीं थी, तो उसकी पावर हमेशा समय के साथ साथ डिक्रीज होती गई थी। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ी फिल्मी दुनिया से बाहर आते हैं, वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। अब हमारे पास टॉपिक आता है कोलरोश का नियम। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचेगा जो है कोरोजन। तो कोलरोश का नियम कर लो, कोरोजन फिर तो आप कर ही लोगे। बाकी कोरोजन का एक वीडियो आपके पास शेयर कर देंगे, जो स्टूडेंट देखना चाहेंगे देख लेंगे कोरोजन का वीडियो। ओके, ये चीज रहेगी। तो देखते हैं हम लोग कोलरोश का नियम। देखिए कोलरोश का नियम देखने में बहुत हमें ऐसा लगता है अजीब सा, लेकिन ये चीज बहुत आसान है। बस एक बार आप लोग फॉर्मूला याद कर लोगे ना, और आपको फॉर्मूला बताएंगे किस तरीके से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोलरोश का नियम ये बोलता है कि मोलार कंडक्टिविटी, ये बात करता है मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपने इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, अनंत पानी मिला दिया आपने, अनंत पानी आपने मिला दिया। इससे क्या होगा, जैसे हमारे पास एक बड़ी सी टंकी है जिसमें हमारे पास मान लीजिए पहले से पानी था। एक बड़ी सी टंकी है 10 लीटर की, इसमें पहले से पानी था। आपने एक चुटकी नमक इसमें मिला दिया। एक चुटकी नमक आपने क्या किया, इस पानी में मिला दिया। मतलब आप क्या बोलेंगे, हमारे पास स्टार्टिंग में एक नमक था, उसमें हमने 10 लीटर पानी मिला दिया। ऐसा समझ लो, या फिर ऐसा समझ लो कि हमारे पास 10 लीटर पानी था, उसमें छोटा सा हमने नमक डाल दिया, एक चुटकी नमक हमने इसमें डाल दिया। अब इसको पूरा मिक्स कर दिया अच्छे से, पूरा मिक्स कर दिया अच्छे से। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ से हमने अपना नल लगा दिया यहाँ से। अब आपसे बोला कि चलो एक पानी ले, इस प्रकार से ग्लास लेते हैं और ग्लास में पानी भरते हैं। और हमने किसको दे दिया, वरुण को दे दिया। अपनी क्लास में वरुण दिख रहा है हमें यहाँ पर, वरुण को दे दिया। और वरुण से बोला चलो बताओ आपको इस नमक का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा, ये छोटा सा हमने नमक जो डाला था इसका स्वाद आपको आएगा कि नहीं आएगा। तो वरुण क्या बोलेंगे, वरुण क्या बोलोगे आप? नहीं आएगा। नहीं आएगा। सर वरुण नहीं। का कहना यह है कि नहीं आएगा। लेकिन केमिस्ट्री ऐसी कहती है कि आपको
इसका भी स्वाद आएगा, नमक का भी स्वाद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने इसमें नमक मिक्स कर दिया है। भले ही 0.0001% आए आपको, लेकिन इस नमक का स्वाद भी आपको आएगा। यही हमारा कौन बोलता है? कोलरोस्का का नियम बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, और उस टाइम पर जो हमारे पास 0.001% आएगा वही हमारे पास ये चीज रहेगी। इसको समझने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यही चीज हमारे पास होती है। अब आपको एक एक करके डेफिनेशन बताते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोलार कंडक्टिविटी हम लोग जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत सारा इन्होंने डाइल्यूशन कर दिया, फॉर एनी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। चाहे तो आप स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, चाहे तो वीक ले लीजिए, पानी ले लो या फिर आप लोग बहुत सारा बेस ले लो, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है, सबके लिए काम करेगा। यही इसके आगे जाके एप्लीकेशन बन जाएगी। स्ट्रॉन्ग और वीक कोई भी ले लो, उसका जब आप लोग डाइल्यूशन करोगे, उसका जब आप लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे, तो उस समय जो हमारे पास ये जो आएगी मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, वो किसके इक्वल रहेगी? वो इक्वल रहेगी मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स केटाइन, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनाइन, एंड इट्स एनाइन एंड केटाइन्स जो नंबर होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहां पर होगा। तो जरा पढ़ो यहां पर, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स केटायन एंड इट्स एनायन। मोलार कंडक्टिविटी आप उसके आयन की भी निकाल लो, इस आयन की भी निकाल लो, और फिर क्या करो, दोनों में उसके नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। कितने नंबर हमारे पास है उनका मल्टीप्लाई कर दो। अभी सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, यार ये क्या चीज चल रही है, किसका मल्टीप्लाई करना है, किसको जोड़ना है। ये चीज आपको क्लियर कहाँ से हो जाएगी, जब हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं बोलना चाहिए, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, यहां पे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। हमारे पास है नमक NaCl, ठीक है, नमक है हमारे पास। तो हमें नमक का निकालना है क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर स्वाद निकालना है नमक का, कि नमक का स्वाद हमें कितना आएगा। तो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले तो क्या करो, ये जो नमक है इसका आप हमें क्या बता दो कि इस नमक में हमारे पास जो Na है और ये जो Cl है, तो Na हमारे पास प्लस है, Cl हमारे पास माइनस है, इसका कंसंट्रेशन बता दो और इसका हमारे पास क्या बता दो, मोलार कंसंट्रेशन बता दो। ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी बताओ, ये जो होता है इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं मोलार कंडक्टिविटी को, लेकिन जब आयंस की बात करते हैं तो हमें पूरा का पूरा लेमडा बनाना होता है, इस तरीके से पूरा का पूरा हमें लेमडा बनाना होता है। तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन एम का Na के लिए कर दो, और इसी तरीके से आप लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, Cl का कर दो इस तरीके से, और दोनों को आप क्या कर दो, जोड़ दो। अगर इसके आगे कुछ नंबर होते, जैसे यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 2 होता, तो प्लस वाले के आगे लिख देते 3, और यहाँ पर अगर हमारे पास 2 होता तो हम लोग यहाँ पर लिख देते, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं था तो इसलिए हमने नंबर को नहीं लिखा। यही हमारे पास कोलरोश का नियम होता है। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे पास और कॉन्फिडेंस आ जाए। ये देखिए, यही आपको करना है। अब हम लोग स्वाद निकालना चाहते हैं H2CO3 का, H2CO3 का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर H2 जो होगा वो H प्लस में टूटेगा, CO3 2 माइनस में टूटेगा। यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो H प्लस होता है यहाँ पर हमें दो दे रखे हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग पहले तो ये चीज लिख देंगे कि हम लोग सबसे पहले H प्लस का निकालेंगे, मोलार कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी तरीके से मोलार कंसंट्रेशन आप लोग निकालोगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर किसका, CO3 माइनस का, CO3 2 माइनस का। ओके, अब बात आती है किसका किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये जो पॉजिटिव है इसके आगे ये लिख दो, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे ये लिख दो, 1 लिख दो। ये चीज हमारे पास होती है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है। 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए, फिर से आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। फिर से देखो, मोलार कंडक्टिविटी, पहले सुन लो आप, फिर आप लोग पूछ लेना। चलो पूछ लो पहले, आप क्या पूछना चाहते हैं। सर ये जो टर्म है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसकी मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ना एग्जांपल के सहित, कि हमारे पास छोटा सा एक नमक होता है, नमक का पार्टिकल होता है, उसमें हम लोग पानी बहुत ज़्यादा मिला देते हैं, इतना मिला देते हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना के बराबर हो जाती है। यही इसका मतलब होता है। आई बात समझ में? यस सर। अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें होती है ये इस तरीके से होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो चीज़ें होती है
ये क्वांटम फिजिक्स जो होती है हमारे पास, वहाँ का कॉन्सेप्ट है ये। मतलब छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे चीज़ें जो देखी जाती है, केमिस्ट्री में जो चीज़ें देखी जाती है, उनके लिए चीज़ें की जाती है, इतने छोटे लेवल पे की जाती है। ओके, ताकि वो देख सकते हैं कि यार ये जो नमक है, नमक में इतना पानी मिलाने के बाद ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। आई बात समझ में? अगर हम लोग आपसे बोल दें कि चलो 1 चम्मच जो कोबरा का जो जहर होता है उसको आप पानी में मिला दो, फिर बोलो वरुण से पीने के लिए, तो मना कर देगा। उसको पता है कि स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह पर नमक डालते तो स्वाद नहीं आता, लेकिन कोबरा का अगर जहर मिला दे वहां पर, तो फिर देखो कौन पीता है। आई बात समझ में? यही चीज होती है। तो हर एक चीज की वहां पर वैल्यू देखी लेकिन जाती है। बात आई बात समझ? मजाक वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ बता दिया ऐसे ही आपको, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करो आप। कि बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे आ जाओ फिर से। कहाँ चले गए हम लोग कॉन्सेप्ट से बाहर? यहाँ पे आ जाओ फिर से। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलार, ये जो चीज है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब हमारे पास होता है लेमडा इन्फिनिटी एम, और यहाँ पे हम लोग ले देंगे इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। ये किसके इक्वल रहेगा? तो अब आपको पता चल गया कि ये हमारे पास कुछ होगा, ये हमारे पास कुछ होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको वही चीज बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी। लेकिन ये किसके लिए होगी? ये होगी कैटायन और एनायन के लिए। तो इन दोनों को हम लोग सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम कर देंगे इसको और इसको। और साथ में क्या करेंगे? इनका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ये देखो, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ दैट कैटायन, जितने कैटायन प्रेजेंट होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड नंबर ऑफ इट्स एनायन जो प्रेजेंट होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैटायन और एनायन जो होंगे हमारे पास, उनसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी सी इसकी डेफिनेशन। अगर ये एग्जाम में लिख के आते हो तो पूरे में से पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। ओके, अभी भी आपको कुछ छोटा मोटा कंफ्यूजन है, तो वो दूर कब होगा? जब आप इसका रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा इसको याद करेंगे। एट दी एंड आपको थोड़ी बहुत चीजें याद करनी पड़ेगी यहां से भी। चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास खत्म होता है हमारा कोलरोश का नियम। अब कोलरोश का जो नियम होता है, इसकी कुछ एप्लीकेशन होती है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक एप्लीकेशन तो आप लोग लिख सकते हैं यहां से, मोला, यहां से आप लोग देख लीजिए। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप लोग इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर यूज आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास होता है ना ये चीज, इसकी हेल्प से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी क्या निकाल सकते हैं? मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। वीक का मतलब, वीक क्यों लिया हमने, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लिया? स्ट्रॉन्ग की तो हर कोई बता देता है। ठीक है, जैसे हमने अभी कोबरा के जहर की बात करी थी, तो वहां पर तो हर कोई बोल रहा था कि हम तो नहीं पियेंगे, हम तो नहीं पियेंगे। लेकिन अगर हम लोग नमक की बात करी तो सब बोल देंगे कि हम पी लेंगे, हम पी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज होती है। तो वीक जो होता है, वीक हमारे पास जो चीजें होती है, वीक चीजों में हमें ये चीज, ये सहायता करता है। उसकी भी क्या बता देता है? मोलार कंडक्टिविटी बता देता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। फिर हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैसे तो हमारे पास 2 पॉइंट है, लेकिन आप सिर्फ इनमें से 2 में से एक को याद कर लो और ये याद कर लो। 2 याद करके जाओगे टोटल तीनों में से, तब भी काम हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी हमारे पास होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हो। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आपको समझने के कॉन्सेप्ट से बताएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग प्रकार से टूट रहे थे। ये टूट रहा था, ये टूट रहा था। तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बता सकते हैं कि डिग्री बन जाएगी इन दोनों की। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमारे पास जो नीचे दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये इसी से जुड़ा हुआ है। तो आप इन दोनों में से कोई एक याद कर लेना, बाकी कोई ऐसा है जो फॉर्मूला याद करना चाहेगा तो वो फॉर्मूला इस बेसिस पे याद कर सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है इसका ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है, और जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका ये फॉर्मूला बनता है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है उसका ये बनता है। तो ये भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी हम आपसे बोलेंगे कि इतना ही कर लो, इतना ही काफ़ी है, इतना कर लो, 2 पॉइंट इसके याद कर लो, बाकी ये याद कर लो, इतना काफ़ी है। ओके, क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। आपको थोड़ा सा दिखाएं अगर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। एक्सप्लेन कोलरोस्ट, यहाँ पर कोलरोस्ट लिखा हुआ है। एक्सप्लेन कोलरोस्ट लॉ विद एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो आपसे ये बोल सकते हैं। बाकी एक बार इस तरीके से क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आया था। इस तरीके से ये बना था कि मान लीजिए आपके पास NH4OH आपके पास है, इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल हो जाता है, जो कि बहुत आसान है। आपको क्या करना है? आपको जोड़ना ही तो है, और क्या करना है। और आपके पास डेटा दे रखा है, NH4Cl आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? आपको NaOH दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें?
NaCl दे रखा है, इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो चीज़ें दे रखी है उसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें किसका निकालना है भैया, हमें NH4OH का निकालना है। क्या इन तीनों की मदद से हम लोग ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखो, आप बोलोगे NH4, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं Cl, ओके, इसको हम लोग ऐड करवा देते हैं NaOH के साथ। अगर इनको हम लोग ऐड कर देते हैं और ये जो रिएक्शन होगी इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ से NaCl बाहर निकल जाता है, मतलब यहाँ से हम लोग NaCl को माइनस कर देते हैं NaCl को, तो हमारे पास जो कंपाउंड बचता है वो क्या बनता है, NH4OH हमारे पास बनता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अब इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो NH4Cl जो हमारे पास कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू 129 दे रखी है, तो 129 जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, NaOH दे रखा है हमें, इसमें क्या जोड़ेंगे आप लोग, 248 जोड़ेंगे। और क्या दे रखा है हमें, NaCl यहाँ पे हमें दे रखा है, तो NaCl को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो NaCl हमारे पास कितना 126 है। तो बस इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, NH4OH आ जाएगा। इस तरीके से आपको छोटा सा एक न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है कोलरोस्की के नियम के ऊपर। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है कोलरोस्की के नियम वाला, जोड़ो घटाओ, यही होता है यहाँ पर, जोड़ दो और घटा दो। अब हमारे पास एक टॉपिक और बचा हुआ है, जो है कोरोजन। तो कोरोजन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, बाकी अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हम लोग लिंक दे देंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास कोरोजन वाला टॉपिक है वो वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि आज का जो हमारा टाइम है बहुत ज़्यादा हो चुका है, 10:30 के करीब हमारे पास बच चुकी है। तो थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो आपका हो जाएगा। कल भी हमारी क्लास रहेगी, कोई डाउट परेशानी दिक्कत आती है आपको तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे।